वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। परीक्षा पर्व 4 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने इसका आयोजन किया है। हालांकि बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मंत्री धन सिंह रावत। बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श देने पर जोर दिया गया है। बच्चों को परीक्षा पूर्व मनोवैज्ञानिक परामर्श जरूरी है कहा गया है। हालांकि आयोग की अध्यक्षा गीता खन्ना भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। किसी भी परीक्षा से पूर्व बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए अभिभावकों को भी जागरूक होना होगा। बच्चों को समझना होगा कि परीक्षा एक उत्सव है, लिहाजा किसी भी परीक्षा को एक पर्व की तरह लिया जाना चाहिए। इसके अलावा सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षाओं के पहले प्रत्येक महीने मासिक परीक्षाओं का आयोजन कर बच्चों को मुख्य परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में पीटीए के गठन को भी अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। ये बात सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दून विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित परीक्षा पर्व 4 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से देश भर के लाखों बच्चों का मनोबल बढ़ा है। इसी प्रकार प्रदेश में भी परीक्षा से पूर्व तनाव को दूर करने के लिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए अध्यापकों और अभिभावकों को अपने अपने स्तर से प्रयास करने चाहिए, जिससे बच्चे परीक्षा को एक उत्सव समझकर प्रतिभाग कर सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार शाम नई दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है। वो बचा रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए हमने सत्यापन की शुरुआत की है। सीएम ने यह प्रतिक्रिया उनसे सत्यापन की नीति पर पूछे गए सवाल पर दी। और वहीं उत्तराखंड में परिवहन कंपनियों की ओर से बढ़ाए जा रहे चारधाम यात्रा के किराए पर परिवहन विभाग ने रोक लगा दी है। आरटीओ प्रशासन ने यात्रियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से तय किराए पर ही यात्रा करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ में कहा है कि ऐसा न करने पर कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग पर चलने वाले वाहनों का किराया एसटीए तय करता है। एसटीए नए वर्ष 2020 में चारधाम और हेमकुंड यात्रा पर जाने वाले वाहनों का किराया एसटीए की तरफ से निर्धारित किया गया था। तब से किराया नहीं बढ़ा। इसके बावजूद बस कंपनियां हर साल किराया बढ़ा रही हैं। आरटीओ ने बस कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि अगर किराए कंपनियों ने खुद किराया बढ़ाया तो कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ का कहना है कि वाहन स्वामियों द्वारा किराया बढ़ाने को लेकर बात की गई, जिसको लेकर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। हाँ, या वाहन स्वामियों द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई है कि उनका किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि किराया बहुत पुराना है। तो उस पर उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया हुआ है और इस पर शासन और प्रशासन के स्तर से इस पर विचार विमर्श किया जाए। और देहरादून में धीरे धीरे सिटी बसों की संख्या घटती जा रही है। आलम यह है कि एक समय में जो बसें 300 के करीब चलती थीं, वो आज घटकर केवल 185 चल रही हैं। सिटी बस संचालकों का कहना है कि बसों का संचालन दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। तेल के बढ़ते दाम, डग्गामारी और स्पेयर्स पार्ट्स के महंगा होने से सिटी बस संचालक बसों का संचालन बंद कर रहे हैं। महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद विक्रमों की फुटकर सवारियों पर प्रशासन कोई रोक नहीं लगा रहा है। इसके साथ ही साथ शहर में 5000 से ज्यादा ई रिक्शा चलने से सिटी बसों में सवारियां नहीं पहुंच रही हैं। कोविड से पहले वैसे तो परमिट हमारे पे 319 परमिट सरकार द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन 275-280 के आसपास हमारी बसें संचालित थी। लेकिन कोविड के बाद अचानक फिर धीरे धीरे करके ये समाप्त होने अग्रसर हुई और अब आप देखोगे पहले तो कुछ सवारियां कम है और जो सवारियां भी है वो विक्रम और ई रिक्शा, पहले जो 2016 से पहले एक भी रिक्शा नहीं था। अगर 5000 ई रिक्शा सड़कों पर हैं तो कहीं ना सवारी तो वही सिटी बसों की ही तो ढोर है।
और ग्राम पंचायत रानी पोखरी में हो रहे खेल मैदान के सुधारीकरण से जहां स्थानीय खेल प्रतिभाओं को लाभ मिलेगा, तो वहीं ये खेल मैदान अन्य ग्रामीणों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। आपको बता दें कि ऋषिकेश राजमार्ग से सटे रानी पोखरी क्षेत्र में बन रहा खेल मैदान स्थानीय युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने में कारगर साबित होगा। इस मैदान के किनारे 200 लोगों की क्षमता वाले सामुदायिक भवन के होने से यहाँ के ग्रामीणों के लिए छोटे से लेकर बड़े शादी विवाह जैसे आयोजन हो सकेंगे। इससे लाखों रुपए वेडिंग पॉइंट पर खर्च कर रहे ग्रामीणों को बहुत ही कम कीमत पर हर सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि ये मैदान सिर्फ 18,30,000 रुपए में मनरेगा योजना से तैयार कराया जा रहा है। इससे जहां गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं सभी लोगों को लाभान्वित करने वाली इस योजना में पैसे का सही सदुपयोग भी हो रहा है। ग्राम पंचायत की थी और यहाँ पर बच्चे खेलते थे, तो इसमें ये बिल्कुल खुल रही थी। इसमें थोड़ा बहुत एक बाउंड्री पुराने बहुत टाइम पहले कराई गई थी, जो काफ़ी टूट चुकी थी। तो यहाँ पर लोगों का आए दिन रात को लोग आके यहाँ गलत काम करते थे, बड़ी दिक्कतें होती थी। तो मैंने एक पहल रखी थी कि भाई मिनी स्टेडियम टाइप का यहाँ पर बनाया जाए बच्चों को खेलने के लिए भी, और साथ साथ एक सामुदायिक भवन भी बनाया है जो काफ़ी बड़ा भवन बन रहा है, जिसमें सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी, और लोग गरीब लोग हैं या कुछ बाहर से अब नए लोग आए हैं 100 गज में ज़मीन लेकर बनाते हैं, तो शादी ब्याह वगैरह सब लोगों के घर में होती है। तो एक हर आदमी वेडिंग पॉइंट भी बुक नहीं कर पाता, और वेडिंग पॉइंट भी बुक रहते हैं क्योंकि शादी की डेटें भी एक दिन ज़्यादा होती हैं। तो उस पर्पज़ से ये शादी के लिए भी हो जाएगा, लोगों के गरीब लोगों की शादी ब्याह के लिए भी हो जाएगा, और छोटी इनकम ग्राम सभा की भी हो जाएगी, ताकि ग्राम पंचायत में और अपने ग्राम पंचायत के कामों में पैसा लग सके। और पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया रविवार को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजन के साथ शुरू होगी। वहीं 2 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से धाम रवाना होने की तैयारियां जोरों पर हैं। पिछले 2 साल से महामारी के कारण लोग परेशान हैं, लेकिन इस बार लोगों में यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसपी आयुष अग्रवाल ने अगस्त्य मुनि से गौरीकुंड के बीच संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें यात्रा मार्ग से संबंधित विभागों की तरफ से की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उनके स्तर से जो भी कार्य किए जाने हैं, उन कार्यों को तत्परता के साथ पूरा करना सुनिश्चित करें, कार्य में कोई लापरवाही ना हो। इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एनएच विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग से जिस क्षेत्र में गड्ढे हो या मरम्मत कार्य किया जाना है, उन कार्यों को जल्द ही पूरा कर लिया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन स्थानों में पानी सड़क में आ रहा है, उन स्थानों में नाली बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने नालियों की साफ सफाई करने के लिए भी एनएच विभाग को कहा है। सड़क किनारे जो भी मलबा और सामग्री पड़ी है, उसे जल्दी हटवाने को कहा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमृत सरोवर की जिला स्तरीय अनुश्रवण कमेटी की बैठक विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अल्मोड़ा जिले के सभी विकास खंडों में अमृत सरोवर निर्माण के लिए चयनित 102 स्थलों के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें कुछ बड़े प्रोजेक्ट को चयनित किया गया है। डीएम ने अन्य प्रोजेक्ट पर दोबारा सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं आज़ादी के दौरान शहीद हुए जवानों के गांव में सरोवर बनाए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार की प्राथमिकता का एक कार्यक्रम अमृत सरोवर योजना के रूप में जनपद में संचालित किए जाने के लिए आज जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सभी विकास खंडों को जो लक्ष्य दिए गए थे, उसमें लगभग 102 साइट का सिलेक्शन होकर जनपद में सभी खंड विकास कार्यालयों से भिजवाया गया है। जिला स्तरीय समिति के द्वारा आज उसमें से कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनल किया गया है और जो छोटी साइट्स हैं उनमें पुनः सर्वे करने के लिए निर्देश दिए गए।
और बाजपुर के ग्राम पिपलिया में हुए गोलीकांड में आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं डीआईजी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने बाजपुर कोतवाली में डेरा डाल दिया है। इतना ही नहीं, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कई लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग मामले में घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 7 लोग पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया है कि घटना में एक आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 7 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी के साथ ही खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और पशुपालन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से बनाए जा रहे भवन को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक सैनी ने बताया है कि कई दिनों से इस मामले में 2 विभागों के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनकी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है और उस पर लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। ये कई दिनों से इस मामले में जो है संस्कृत विद्यालय और पशु चिकित्सालय ने कंप्लेंट भी की है कि भाई हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है और लगातार इस पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो पहले मौखिक रूप से समझाने की कोशिश की गई। जो तत्कालीन एसडीएम महोदया यहाँ पर थी, कुमकुम जोशी, उन्होंने आदेश भी पारित किया। पटवारी से रिपोर्ट भी मांगी, तहसीलदार साहब की विजिट भी हुई, पुलिस की भी जॉइंट विजिट हुई। सारे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद भी इनको ये आदेश भी पारित किया गया। इनको बताया गया कि भाई आप जो है ये आप अवैध कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो इसको मत करिए आप, ठीक है। पर समय समय पर ये बंद करते थे और फिर ये रात में अंधेरे में या दिन में वापस ये कंस्ट्रक्शन चालू कर देते थे। और मसूरी में लगने वाले जाम से निजात दिलाने को लेकर मसूरी पुलिस ने पेट्रोल पंप पर निर्मित बहुउद्देशीय पार्किंग पर सभी प्राइवेट बसों को एसएसपी देहरादून के निर्देशों के बाद रोक रही है और वहीं वहां से टैक्सी शटल सेवा के माध्यम से यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में डीआईजी जन्मेजय खंडूरी द्वारा मसूरी के जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया था। मसूरी पेट्रोल पंप से शटल सेवा शुरू होने से मसूरी के टैक्सी चालकों में भी खुशी की लहर है। मसूरी टैक्सी कार ऑनर्स एसोसिएशन के सचिव सुंदर सिंह पवार ने कहा है कि मसूरी को जाम के झाम से निजात दिलाने को लेकर पुलिस द्वारा तैयार किए गए प्लान का समर्थन करते हुए पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिससे मसूरी में आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और मसूरी के पर्यटन व्यवसाय में बढ़ोतरी हो सके। शटल सर्विस शुरू हुई है, डीआईजी साहब के कहने से हुई है और मसूरी पुलिस, देहरादून पुलिस के माध्यम से हुई है डीएम साहब के आदेश के अनुसार। और उसमें आज से हमने किंक्रेक से हमने पिक्चर पहले से लाइब्रेरी के लिए शटल सर्विस चलवाई है और जिसमें 50 रुपये पर सवारी है, 200 रुपये पर कैब के हिसाब से लेंगे और टूरिस्ट को असुविधाएं हैं। और जो अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं वो गाड़ियाँ भी हम यहाँ पार्क करा रहे हैं, पर अभी मेन फोकस जो बड़े व्हीकल हैं बसें हैं उनको हम 100% कंप्लायंस करा रहे हैं। वो लोग यहाँ से ये टैक्सी वाले लोगों का शटल सर्विस स्टार्ट हो गया, इसी के माध्यम से कैंपटी या जहाँ भी जाना है वहाँ जाना है। तो स्टार्टिंग भी आप देख ही रहे हो, शुरू हो गई। और वहीं चक्राता में वन विभाग की टीम ने कोटी मिनस मोटर मार्ग पर देर रात को 34 नग देवदार के पिकअप वाहन समेत को पकड़ा है। वहीं वन विभाग की टीम को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मौके से जब्त किए गए देवदार के नगों की करीब 1 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। एसीएफ बीडी सकलारी ने बताया है कि वाहन में कोई कागजात मौजूद नहीं थे, चालक मौके से फरार हो गया है। साथ ही बताया गया है कि वाहन और लकड़ी को अपने कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और आखिर लकड़ी कहां से आई इसकी भी जांच जारी है।
कहीं से गोपनीय सूचना मिल रही थी इसमें, तो ये हमने लगभग 8-9 बजे लोग यहाँ 9 या 10 बजे भेजे, यहाँ से गाड़ी भेजी थी। मीनस रोड कहीं उधर ट्यून साइड मीनस रोड में पकड़ी रात को। अगर ये टाइम से नहीं पहुँचते तो शायद ये हिमाचल चला जाता है ये माल। ये तो अब जांच का विषय है, कहाँ से है, किस से आया, ये तो जांच का विषय है। अभी तो कुछ नहीं, ड्राइवर भी फरार हो गया था, अभी कैसे पता कर सकते हैं। इस जाँच का विषय जाँच होगी तभी हो सकता है। कितने नग थे सर इसमें? इसमें 34 नग हैं और लगभग एक डेढ़ सवा लाख के लगभग जो है इसकी कीमत आगे की। अच्छा माल है, बहुत सॉलिड माल है देवदार। इसमें कोई कागज वगैरह नहीं मिले? कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं इनका जो है, कोई गाड़ी में कोई कागज नहीं। और वहीं बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र को बूचड़खाना बता दिया और सरकार के मंत्रियों पर स्वास्थ्य केंद्र की ओर ध्यान न होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है, जहां उपचार के नाम पर लोगों को रेफर किया जाता है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में सभी व्यवस्थाएं होने के बाद भी लोगों को बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में तैनात चिकित्सकों को नौसिखिया बताया, साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में जहां तत्काल लोगों को प्राथमिक उपचार मिल सके, इसके लिए चिकित्सकों को आवास आवंटित किए गए हैं, लेकिन आवास मिलने के बाद भी अस्पताल में मौजूद चिकित्सक समय पर लोगों को उपचार नहीं दे पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों से आवास खाली करवाने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र को बूचड़खाना बताते हुए हालांकि कई आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए। सरकारी हॉस्पिटल रेफर सेंटर तो बन ही गया है। मैं कल एक युवक को लेके गया था, उसकी तबीयत खराब थी, उसने पाउजन ले रखा था। मैंने देखा, मैं अपने घर से पहुंच गया वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में, मगर जो आवास डॉक्टरों को दे रखे हैं, एक भी डॉक्टर मेरे पहुंचने से पहले हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में नहीं पहुंचा, ना ट्रीटमेंट दे पा रहा है। जो डॉक्टर यहाँ हैं उनसे एक नली तक तो लग नहीं पा रही है किसी के। और मैं मानता हूँ ये डॉक्टरों के आवास जो है बीजेपी सरकार ने दे रखे। क्यों दे रखे हैं? जब ये किसी के काम नहीं आ रहे, इमरजेंसी में घर से नहीं निकल पाते 10-10, 20-20 मिनट बाद भी, 25-25 मिनट बाद भी, तो इनके घर भी जो है मुझे लग रहा है इनसे खाली करा लेने चाहिए, जिससे कि पब्लिक को तो कोई लाभ हो नहीं रहा, खाली इनको ही लाभ मिल रहा है। अगर जनरेटर है उसका लाभ भी आम पब्लिक को नहीं मिल रहा। अंधेरे में डॉक्टर जो है टाँके भर रहे हैं और जनरेटर पड़े हुए हैं। ये डॉक्टर जो यहाँ पर जो स्टाफ है बिल्कुल लापरवाह है। और परीक्षा न कराए जाने के विरोध में सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रूदपुर के 2 छात्र कॉलेज की छत पर चढ़ गए और विरोध जताने लगे। उनके समर्थन में तमाम छात्र नीचे धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इससे कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया और सूचना पर पुलिसकर्मी भी पहुंच गए। धरना दे रहे छात्रों का कहना है कि परीक्षा अनुभाग गंभीर नहीं है, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात की और 6 मई से परीक्षा कराने का आश्वासन दिया। तीनों छात्र 1.5 घंटे बाद छत से उतरे। 2018 बैच का मैं हूँ, ठीक है। 2020 में हमारी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए था, आज 2022 हो चुके हैं। ऑलरेडी 2 साल हमारा कोर्स डिले चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक हमारे एग्ज़ाम का कोई स्टेटस नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम लोग 3 महीने से पहले ही हमारा एग्ज़ाम फॉर्म भर चुका है फाइनल ईयर का, बट अभी तक एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग कई बार प्रधानाचार्य जी को और अपने जो परीक्षा प्रभारी जी को हम ऑलरेडी लेटर दे चुके हैं, विज्ञापन दे चुके हैं, बट वो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हमारा ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं होगा तो हम लोग पीजी में एडमिशन कब ले पाएंगे? 3 साल का हमारा वो गैप पड़ जाएगा सर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में। और वहीं पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर तीर्थ मक्कू मठ में 18 साल बाद मंदिर समिति और ग्राम पंचायत मक्कू पावजगपुड़ा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 11 सदस्यीय महायज्ञ और महाशिव पुराण कथा में कल निकलने वाली भव्य और दिव्य जल कलश यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को पूर्णाहुति के साथ महायज्ञ और शिव महापुराण कथा का समापन होगा। 11 दिवसीय महायज्ञ के विद्वान आचार्य द्वारा प्रतिदिन हवन कुंड में हजारों आहुतियां डालकर शांति और समृद्धि की कामना की जा रही है। साथ ही साथ ब्राह्मणों की वेद ऋचाओं से तुंगनाथ घाटी समेत मक्कू मठ का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। महायज्ञ और शिव महापुराण कथा में प्रतिदिन विभिन्न गांव के हजारों भक्त शामिल होकर धर्म की गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं।
और वहीं पिथौरागढ़ में शुक्रवार को देर शाम हुई बारिश के दौरान भयंकर आंधी तूफान से पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र सल्ला गांव में भारी नुकसान पहुंचा है। तूफान के दौरान कई घरों की छत गिर गई। तूफान में लक्ष्मण सिंह के घर की छत भी उड़ गई। हालांकि सल्ला गांव के निवासी लक्ष्मण सिंह ने बताया है कि भयंकर आंधी तूफान के दौरान उनका काफी नुकसान हुआ है। घर की छत उखड़ने के बाद घर में रखा सारा सामान भी तूफान की भेंट चढ़ गया। लक्ष्मण सिंह ने अब प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मेरा ये सारा छत जो है कि चला गया, इस पूरा चला गया, ये पूरे बिस्तर भीग गए, पूरा सामान टूट गया और मेरी टीवी फैन भी टूट गई, गेहूं भीग गए और पूरा नहीं, मैं अपने भाई के पड़ोस में सहारा लेकर मैं रात में रहने की व्यवस्था वहाँ हुई। मेरे पास कुछ नहीं, सारा खत्म हो चुका है। ये मुझे कृपा करके ये जो है कि दिया जाए कुछ। और इन खबरों के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।